परिवार संग केदारनाथ धाम रवाना हुए सीएम सोरेन। चुनाव जीत के बाद लगातार मंदिरों में दर्शन कर रहे सीएम हेमंत सोरेन। केदारनाथ में पत्नी संग करेंगे पूजा। मुख्यमंत्री की तीर्थ यात्रा पर मिला सियासी समर्थन। बीजेपी विधायक ने जताया समर्थन। विपक्ष ने भी की हेमंत सोरेन की यात्रा की सराहना। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन जारी। सरना धर्म कोड मुद्दे पर आज सुने की प्रेस वार्ता। आजसू नेता ने राज्य सरकार पर बोला हमला। जांच कार्यक्रम में कांग्रेस नेता का विवादित बयान। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पीएम को कहा शब्द। कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी ने बयान पर माफी मांगी। और घाटशिला के जिला परिषद सदस्य कट सिंह और बीजेपी नेता हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी से मचा सियासी हलचल। रंगदारी और धमकी के आरोप में कट सिंह गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन और अपने दोनों बेटों के साथ तीर्थ करने रवाना हो गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य से चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली से वे हेलीकॉप्टर से परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। वहां सपत्नीक पूजा अर्चना करेंगे। मालूम हो कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मुख्यमंत्री के 1 जून को रांची लौटने की संभावना है और तीर्थ यात्रा पर होने के कारण मुख्यमंत्री 30 मई को वित्त आयोग के साथ होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। और इसी के साथ साथ इस बैठक में सरकार का नेतृत्व वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर करेंगे। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन लगातार तीर्थस्थलों का दौरा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। फरवरी में मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ कोलकाता स्थित शक्तिपीठ कालीघाट पे मां काली के दर्शन किए। दोनों ने गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की। और भी इससे पूर्व दिसंबर 2024 में हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई थी। पत्नी संग पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना भी की थी। दिसंबर में ही सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से तिरुपति की पावन धरती में विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी और श्री पद्मावती अम्बा वरी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इसके अलावा बाबा बैद्यनाथ धाम, मरांग बूडू और मट्टी टोला स्थित मां काली मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी तीर्थ यात्रा पर केदारनाथ धाम के लिए आज रवाना हो गए। वहीं इस यात्रा को लेकर झारखंड राज्य के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के मुखिया यदि 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो ये अच्छी बात होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ भगवान के पास या जो ईश्वर है उनके पास दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि वो जा रहे हैं तो झारखंड के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आएंगे कि झारखंड का कल्याण हो। और मैं बिल्कुल इसमें समर्थन हूं। मुखिया राज्य का सीएम यदि 4 धाम की यात्रा पर जा रहा है तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। भाई देखिए, भगवान के पास जो ईश्वर है उनके पास दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि जा रहे हैं तो झारखंड के कल्याण के लिए भी आशीर्वाद मांग के आएंगे ताकि झारखंड का कल्याण हो। तो बिल्कुल जाना चाहिए, मैं तो इसके समर्थन में हूं। तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि भाई वो 4 धाम की यात्रा पर जाएं, वहां से जाकर के और भगवान से झारखंड के विकास के लिए, झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए वहां से मांग करके आए ताकि हम सब खुशहाल रहें। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर आजसू ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा है कि झारखंड सरकार की पार्टी सरना धर्म कोड के मुद्दे पर ढोंग रचने का काम कर रही है। अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय सरना कोड पर अव्यवहारिक कर दिया था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को स्पष्ट कर देना चाहिए कि उन लोगों को सोच और नीति क्या है। मुख्य रूप से आज पूरे प्रदेश में खासकर आदिवासियों के प्रति और झारखंड को लेकर के काफी चिंता बढ़ी है।
सरना कोड के मामले को लेकर के, पेशा कानून को लेकर के या जातीय जनगणना को लेकर के सभी दल अपने अपने स्तर से या सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे है। लेकिन अचंभा तब होता है जब कोई सरकार में है वो भी रोड में आकर के हल्ला करने लगे, तब लगता है कि आखिर लोग जनादेश देते क्यों हैं। जब जनादेश देते हैं तो जनादेश पाने के बाद उनको हल करना चाहिए, ना कि उसको सड़क पे आना चाहिए। आज कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सरना कोड को लेकर के हर एक जिला मुख्यालय में घेराव कर रहे हैं और मेमोरेंडम दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो यही सरकार सरना कोड को अव्यवहारिक कह करके इसको खारिज कर दिया था। आखिर आज ये मुखर तरीके से सड़क पे आ रहे हैं, पहले तो स्पष्ट करे कि उनका सोच क्या है, नीति क्या है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी पेशा कानून को लेकर के, क्योंकि ये 5th शेड्यूल का इलाका है, 5th शेड्यूल इलाके में पेशा कानून लागू है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ पेशा कानून लागू है, लेकिन झारखंड में आज भी पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। वर्तमान सरकार पेशा कानून को लेकर के कतई भी गंभीर नहीं है। हमको लगता है न ये पेशा कानून को कारगर तरीके से जो केंद्र की एक्ट है उसको लागू करना चाहती है, बल्कि उसको शिथिल करते हुए अपना पेशा जो बालू बेचने का यही पेशा है उसको मजबूत करना चाहती है, जो दिखाई पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित चास नगर निगम क्षेत्र में जय हिंद सभा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश गुप्ता का विवादित बोल सामने आया है। पूर्व सैनिक और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपशब्द कह दिया है और इस विवादित बयान के बाद कार्यक्रम के प्रभारी और धनबाद लोकसभा से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने जिलाध्यक्ष के इस बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष से गलती हुई है। देश के 2 महिला पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, मौका नहीं मिला। ऐसा प्रधानमंत्री है, मौका नहीं मिला, नहीं तो हमारा देश के सेना, देश के जवान बता देते, नक्शे से मिटाने का काम करते। नहीं, वो देखिए उनसे गलती हुई है, इसके लिए हम लोगों ने बोला उनको, तो गलती हुई है, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। इसके लिए मैं यहाँ पे उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ लोगों से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पक्ष विपक्ष सभी, जब एक युद्ध का सिचुएशन हमारे देश में आया तो सभी एक होकर और एक साथ होकर आज काम कर रहे हैं। तभी आज ये हो पाया है कि हम लोग शांति से पूरे देश में आराम से रह रहे हैं। हमारे बच्चे, युवा, सभी लोग अपने अपने काम में वापस से लग गए हैं। अगर हमारा पक्ष विपक्ष अलग अलग धारणा रखता तो शायद नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों अगर लड़ाई लड़ते हैं तो देश के लिए लड़ते हैं, देशवासियों के लिए लड़ते हैं। घाटशिला के जिला परिषद सदस्य कर्ण सिंह और बीजेपी नेता हरप्रीत सिंह को बुधवार देर रात घाटशिला मऊ भंडार आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घाटशिला के एक बिल्डर की शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही विधायक सरयू राय ने ग्रामीण एसपी और एसएसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। साथ ही विधायक सरयू राय ने घाटशिला स्थानीय विधायक सह मंत्री रामदास सोरेन से भी मामले पर संज्ञान लेने की मांग की। एक भवन निर्माता हैं, उनकी बिल्डिंग से नाली का मामला था। जनता की मांग पर जिला परिषद के सदस्य करण सिंह वहां गए। आपस में कुछ तू में तकरार हुई। अब उसी पर एफआईआर हो गया बिल्डर की तरफ से, इन्होंने मारपीट की और रंगदारी मांगा। मैं सूचना मिली कि गिरफ्तार हैं करण सिंह, मैं गया वहाँ मिला, और वहाँ जाने के पहले मैंने ग्रामीण एसपी से, सीनियर एसपी से, सबसे बात की और ये कहा कि भाई ये मामला है, इस मामले में उचित तहकीकात होनी चाहिए, तभी कोई गिरफ्तारी का निर्णय होना चाहिए। मगर बिना कोई नोटिस लिए, बिना करण सिंह का बयान लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। आज सुबह भी मेरी बात हुई सीनियर एसपी से, ग्रामीण एसपी से, जिन्होंने कंप्लेन किया है वो भी मेरे पास आए
और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कहते मैं अपनी शिकायत वापस ले लेता हूँ। और यह कहकर ये दोनों पक्ष के लोग साथ में गए घाटशिला। जब थाना दोनों पक्ष पहुंचा समझौता करने के लिए, तो थानेदार ने वहां से जो शिकायत करता है उसको पुलिस के एक सिपाही के साथ वहां से भगवा दिया, भागो हट जाओ चले। तो इससे लगता है कि पुलिस का जो रवैया इस मामले में है वो रवैया घोर अनुचित है। जब सीनियर एसपी लेवल पर बात होती है और जब समझौता करने के लिए तैयार हैं तो पुलिस को समझौता करा देना चाहिए। इसका मतलब ये खामखा है लोग उतारू हैं कि करण सिंह को हम जेल भेजेंगे। इससे निष्कर्ष यह निकलेगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी स्तर का हो, अगर जनता के शिकायत का समाधान के लिए कहीं जाएगा पब्लिक प्लेस में, तो वह सोच ले कि उसकी स्थिति, उसकी हालत वही होगी जो करण सिंह की हालत हुई है। इसके पीछे कौन शक्ति काम कर रही है। अभी हमारे सीनियर एसपी साहब को आए मुझसे 24 घंटा हुआ है। मैंने उनसे कहा भी कि आप यहाँ आए हैं और पहला ही मामला जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस प्रकार का है, इसमें पुलिस को अच्छी तरह से अनुसंधान करना चाहिए, तथ्यों का पता करना चाहिए। करण सिंह को ऐसा नहीं है कि घाटशिला छोड़कर भाग जाएंगे। ये सब चीजें मैंने कहा। घाटशिला से जिला परिषद सदस्य करण सिंह की गिरफ्तारी पर जमशेदपुर में विरोध तेज हो गया है। जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत कई सदस्य वरीय आरक्षी अधीक्षक से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बारी मुर्मू ने बताया कि करण सिंह ने एक नाले के निर्माण स्थल की जांच के लिए गए थे, जहां एक बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा था। ये निर्माण पहले जिला परिषद से स्वीकृत हुआ था, लेकिन बाद में निरस्त कर दिया गया था। जनता की शिकायत पर करण सिंह निरीक्षक करने पहुंचे हुए थे, तभी पुलिस ने उन्हें बिल्डर से मिलीभगत पर गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें रात भर थाने में रखकर सुबह जेल भेज दिया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष ने इसे थाना प्रभारी की मनमानी बताते हुए उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस चुप्पी साधे हुए है। थाना से संबंधित एक केस है जो हमारे जिला परिषद सदस्य छोटा भाई करण सिंह से संबंध है, और चूंकि जनता की आवेदन से हमारे जिला परिषद सदस्य एक बिल्डिंग बन रहा था, बिल्डिंग के नीचे नाली बन रहा था, उसी को निरीक्षण करने गए थे। क्योंकि अवैध तरीका से उस नाली का निर्माण हो रहा था। उन्हें जाके देखा कि वहाँ पे किसने बना रहा और कैसे बन रहा, क्योंकि वो जमीन जो रेलवे का था। और हमारा जिला परिषद से उस बिल्डिंग का नक्शा पारित बहुत पहले हुआ, जो कि लैप्स हो चुका था। जब जनता आवेदन देती है तो जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से वहाँ जाती है और देखती है, सही गलत के लिए निरीक्षण करने जाते हैं। और वो जिला परिषद सदस्य हमारे निर्देश पर, डीडीसी के आदेश पर गए थे, और उसी के तहत हमारे करण सिंह भाई को थाना प्रभारी ने केस किया और केस करके चालान किया। हमारे सभी जिला परिषद सदस्य ने जाके वहाँ उपस्थित होकर अपने बात के ऊपर रखा, मगर थाना प्रभारी जो है पूरी तरह से थाना प्रभारी के काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बिल्डर के सपोर्ट में काम किए और गुमराह करके करण सिंह को रात भर थाना में रखे, और वो स्वयं मैंने लोगों को लगा के वहाँ का नाली का निर्माण किया। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने डेली मार्केट का निरीक्षण किया, जहां वे सब्जी बाजार में आए किसानों की समस्याओं से रूबरू हुआ। उनके निदान के लिए निगम के कर्मियों को आदेश भी दिया। मौके पर सदर विधायक ने कहा कि लगातार उन्हें सूचना मिल रही थी कि डेली मार्केट में बाजार करने आए लोगों को और सब्जी विक्रेताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके निदान के लिए हम लोग आज यहां पहुंचे हुए हैं। यहाँ की जो पब्लिक है वो भी काफी त्रस्त है। आए समय जाम लगा हुआ रहता है, लोग इस रोड से इधर से उधर नहीं हो पा रहे हैं। और जो हमारे गरीब सब्जी बेचने वाले फुटपाथ पे रहते हैं, धूप में दिन भर रह रहे हैं, बारिश में रह रहे हैं, काफी तकलीफ है। अगर इस तरह से निगम का बनाया हुआ है और इसमें अगर उन लोग शिफ्ट कर जाए तो कहीं न कहीं उन लोग का सहमति नहीं लिया गया, इस तरह से बंद एक कमरा बना दिया गया, जिसके चलते बिक्री नहीं हो पा रहा। तो उसका उपाय लगाया है कि किस तरह से उसमें थोड़ा खुला कर दें कि सब्जी भी बिके और सारे लोग यहाँ शिफ्ट हो जाए, प्रयास किया जा रहा है। अभी देखेंगे आगे बस स्टैंड में भी जा रहे हैं, वहाँ रोड पे लोग बैठे हुए हैं। हैवी व्हीकल एनी टाइम उधर से गुजरता है, कभी भी घटना घट सकता है। तो उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि समझा बुझा के सारे लोगों को अपनी जगह पे बैठे, जहाँ जगह बनाया गया वहाँ बैठे, कम से कम शहर अपना जो आवागमन का स्थिति वो बाधित न हो। ये किसान बाजार था, नगर निगम से राय विचार करके किया जा रहा है, क्या बेहतर कर सके उसका प्रयास।
जमशेदपुर स्थित पोटका के सानग्राम पंचायत को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लेकर फाइलेरिया मरीजों के बीच सुरक्षा किट का वितरण किया गया। इसके पूर्व आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, स्वास्थ्य विभाग तथा पिरावल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत के मुखिया द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही पंचायत में 14 फाइलेरिया मरीजों के बीच सुरक्षा किट का वितरण किया गया। सानग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत अंतर्गत और देखिए यहाँ पर फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए लोगों को किट वितरण किया जा रहा है ताकि किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और सभी इसके लिए जरूर जागरूक होता हुआ नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे जमशेदपुर से सानग्राम पंचायत में चला जागरूकता अभियान। फाइलेरिया मरीजों को बांटा गया था सुरक्षा किट और ऐसे में सानग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत अंतर्गत जो फाइलेरिया संक्रमित बीमारी से संक्रमित जो पेशेंट थे उनको आज ग्राम पंचायत में फाइलेरिया से कैसे बचाव करना है, कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है, या दूसरों को भी हम कैसे सुरक्षित रखेंगे और अपने आप को कैसे बाकी समय के लिए सुरक्षित रखना है या दवा कब कब लेना है, ये सारे जानकारी देते हुए और उपस्थित जो ग्राम पंचायत के जीपीसी से सदस्य थे, ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी, इस सारे लोगों की उपस्थिति में और महिला समिति भी उपस्थिति थी। सारे लोगों को ये जानकारी दी गई कि जो फाइलेरिया महामारी बीमारी है उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है या इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, ये जानकारी देते हुए और जो 14 पेशेंट थे हमारे ग्राम पंचायत अंतर्गत, ये पूरे 14 पेशेंट को सुरक्षा किट उनको दी गई कि वो अपने आप को कैसे सुरक्षा रखेंगे, जिसका वितरण आज किया गया। का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा संग्राम पंचायत में 12 मरीजों को MMDP किट का वितरण किया गया है, ताकि वो अपना जो फाइलेरिया बीमारी है उसका देखभाल कर सके और आगे ट्रांसमिशन ना हो सके और अच्छी तरह से उसका सफाई रखे और आगे मतलब उनको दवा भी दिया गया है ताकि बीमारी इधर फैले ना। आज इस पंचायत में यहाँ जागरूकता का अभियान किया गया कि फाइलेरिया बीमारी किस तरह से हम लोग रोकथाम करें और आगे चल के हमारा ये पंचायत फाइलेरिया मुक्त हो, और लोगों को जागरूक किया गया और दवा का भी वितरण किया गया और MDA दवा के बारे में सभी लोगों को अच्छे से बताया गया ताकि आगे दवा सभी कोई खाएं। उत्तरी छोटा नागपुर जोन के 12वें आईजी के रूप में जी क्रांति कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया है। क्रांति कुमार ने सेक्टर 4 स्थित आईजी ऑफिस में निवर्तमान आईजी एस माइकल राज से पदभार ग्रहण किया और इसके पूर्व 9 पदस्थापित आईजी श्री क्रांति कुमार जी के बोकारो पहुंचने पर बोकारो सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने संगठित अपराध पर नकेल कसने की बात कही। तुरंत चार्ज लिया है, यहाँ का स्थिति अभी सारे एसपी से डिस्कस करके और इनके पूर्व मेरे पूर्व में जो आईजी थे माइकल राज साहब से भी डिस्कस करके उसके बाद फिर मैं अपना रणनीति बनाऊंगा। चाहे नक्सली में यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो क्रिमिनल गैंग्स, इस पर हम लोग जरूर अंकुश लगाएंगे। और अभी जून में 4 जिला एसपी भी बदले हुए हैं, जैसे धनबाद, छतरा, हजारीबाग, सो उन लोगों से भी डिस्कस करूंगा। बोकारो का भी बदली, उन लोगों से भी डिस्कस करूंगा। फिर सब मिलके एक अच्छा हम लोग पॉलिसिंग देंगे और पीपल फ्रेंडली पॉलिसिंग देंगे और पब्लिक का जो भी सर्विस चल रहा है अच्छा बेहतर ढंग से करेंगे। गुरुवार को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अगुवाई में 12 सदस्यीय टीम देवघर पहुंची। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे बाबा मंदिर जाकर टीम ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए।
इसके बाद परिसदन में आयोजित बैठक में आयोग ने संथाल परगना के समग्र विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से फीडबैक लिया। बैठक में 6 जिलों के जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए और मांग पत्र में विशेष अनुदान, पंचायती राज को अधिक फंड, मनरेगा में जिला परिषद की भागीदारी और चापाकल निर्माण के लिए राशि की मांग की गई। उपायुक्त ने बताया है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में सुझाव को गंभीरता से सुना गया। बैठक के बाद टीम रांची रवाना हो गई। 16वां वित्त आयोग की माननीय टीम, माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरविंद पनगड़िया सर, माननीय सदस्यगण और अन्य जो पदाधिकारीगण हैं 16वें वित्त आयोग के, 11 सदस्यीय टीम आज देवघर पहुंची है। इनके द्वारा संथाल परगना के सभी 6 जिलों के जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि सभी 6 जिला के जिला परिषद अध्यक्ष, सभी 6 जिला के कुछ सिलेक्टेड प्रखंड के प्रमुखगण और कुछ हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रशासक जो हैं हमारे विभिन्न नगर निकाय के इन 6 जिलों के, उनके साथ में संवाद स्थापित किया गया। उनके द्वारा यह बारी बारी से जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं 17 की संख्या में, उनके द्वारा सभी जो 11 सदस्यीय माननीय आयोग है उनको अपने क्षेत्र के बारे में अवगत कराया गया। खासकर जो इसमें अलग अलग जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत में क्या सुधार की आवश्यकता है उनके संबंधित क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने जिले के स्पेसिफिक भी बताया, अपने संबंधित प्रखंड के बारे भी क्या समस्याएं उनसे अवगत कराया, क्या बेहतर किया जा सकता है उसके संबंध में भी बताया। और साथ ही जो हमारे जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनके जो प्रशासक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो उपस्थित हैं उन्होंने भी ये अवगत कराया कि किस तरह से फाइनेंस कमीशन या जो अर्बन लोकल बॉडीज हो उनके जो संचालन या प्रबंधन में क्या समस्याएं आती हैं और कैसे क्या अन्य उपाय करके बेहतर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो अपना वक्तव्य भी दिया माननीय आयोग के सामने और कुछ अपना लिखित रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। ओडिशा झारखंड सीमा पर मंगलवार को 4 टन विस्फोटकों की लूट से सुरक्षा एजेंसियों ने हड़कंप मच गया। नक्सलियों ने सुंदरगढ़ जिले से बांको खदान जा रहे ट्रकों के ब्लाग थाना क्षेत्र से घेरकर 200 पेटी अमोनिया नाइट्रेट लूट लिया। घटना के बाद ट्रक और चालक को छोड़कर नक्सली जंगल में फरार हो गए। विस्फोटकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा डीजीपी योगेश खुरानिया ने घटनास्थल का दौरा कर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सीमा क्षेत्रों में सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर सहित कई बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस वारदात के पीछे माओवादी नेता मिसिर बेसरा का हाथ हो सकता है और इस घटना माओवादियों की बड़ी साजिश की इशारा कर रही है, जो कि सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। पुलिस के लिए ये चुनौती की विस्फोटकों की बरामदगी और साजिश को विफल किया जाए। जमशेदपुर स्थित टाटा जू ने अनोखी पहल की शुरुआत की है और अब कोई भी व्यक्ति जू में रहने वाले जानवरों को गोद ले सकता है। इस पहल के तहत आप किसी भी जानवर को 1 वर्ष या 5 वर्ष के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट किए गए जानवरों की देखरेख, भोजन और दवाइयों का खर्च अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति को उठाना होगा। हालांकि जानवर की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से जू प्रबंधन की रहेगी। इस योजना का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ पशु प्रेमियों को जानवरों से जुड़ने का एक खास अवसर देता है। तो हम लोगों ने फिर हमने मैनेजमेंट में इसको डिस्कस किया कि लोगों को जोड़ने के लिए, और फिर और दूसरा एक ये भी आइडिया था कि जो हमारे खर्चे होते हैं जू के, उस पर खर्चा अगर थोड़ा सा हम लोग अपने रिसोर्सेज से जनरेट कर लें तो वो हमारे जू के फर्दर सस्टेनेंस के लिए अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमने एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। पहले से चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, करीबन 6-7 साल से चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे जो कोरोना के टाइम से हम लोगों ने बेसिकली शुरू किया था, जब हमारा विजिटर एंट्री बंद थी, कोई इनकम नहीं थी, तो हम लोगों ने टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों से संपर्क करके उनसे एनिमल अडॉप्शन किया था। अब हम लोग जो आम पब्लिक हैं, जो छोटे लोग, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको भी हम इंकरेज करेंगे कि हमारे यहाँ आकर वो एनिमल अडॉप्ट करें। और 1 साल का चार्जेस अलग है, 5 साल के चार्जेस अलग हैं। और जो एनिमल अडॉप्शन में क्या होता है कि जितना हमारा एक एनिमल पे खर्चा आता है, लगभग मान लीजिए एक टाइगर है तो टाइगर में कितना मीट लगता है, कितनी मेडिसिन लगती है 1 साल के अंदर, कितना उसके एनिमल कीपिंग पे खर्चा होता है, तो उसको मिला के हम उसका 1 साल का खर्चा निकालते हैं। वो हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वो एनिमल अडॉप्ट करें और हमारा जो प्रबंधन है इसमें सहयोग।
चतरा शहर में पर्यटन और स्वच्छ वातावरण के लिए नई के तालाब सौंदर्यीकरण योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। योजना के तहत तालाब की साफ सफाई, फुटपाथ निर्माण और चारों ओर लाइटिंग की गई ताकि लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर आ सके और नौका विहार का आनंद ले सके। लेकिन अब 3 दिन भी नहीं बीते कि योजना हाथी का दांत साबित हुआ। तालाब में अभी भी गंदा पानी जा रहा है, लाइटें जली नहीं है और नौका विहार का सपना अधूरा रह गया है। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार बारिश के कारण नाले जाम है, जिसे साफ किया जाएगा। लाइट न जलने के कारण ट्रांसफार्मर की कमी बताई जा रही, जिसे जल्द स्थापित किया जाएगा। स्थानीय विधायक जनार्दन ने भी इस व्यवस्था पर खेद जताया है और मामले की जांच करने की बात कही है। शहरवासियों में भी निराशा और असंतोष व्याप्त है। पालिका ने अपने स्तर से 5 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास इसका सुंदरीकरण के हेतु पैसा निकाला था, जिसके लिए विकास के लिए उन्होंने दिया था। विकास पश्चात विकास तो मुझे नहीं लगता विनाश ही है। ये कहा जा सकता है कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह अंबार लगा हुआ गंदगी का। इससे आए दिन डेंगू फैल सकता है। यहाँ आसपास लोग रहते हैं, हम लोग का भी घर है आसपास, इससे बीमारी का खतरा भी है। जब तक सोलर लाइट देखिए लगा था, लाइट भी नहीं जलता है, लाइट का भी स्थिति चरमबद्ध है। लगता है कि कभी कभी जला तो जला, नहीं जला। इसके लिए जब पूछते हैं ठेकेदार से तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये ट्रांसफार्मर के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, टाल बेटाल हो रहा है। इधर आपके साइड, मेरे दाहिने साइड देखिए, इधर लगा हुआ है पानी के लिए, सेटअप के लिए। अभी तक ये भी मशीन चालू नहीं हुआ है। सही बात उठाया कि नई के तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 3.5-4 करोड़ की टेंडर हुआ था और उसके बाद पैसा की जिस तरह से बंदरबाट हुआ है, निश्चित तौर पर कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा, और हमको लगता है कि नगर पालिका अधिकारी भी शामिल होंगे, जो संवेदक उसमें संवेदक पर भी कार्रवाई हो और जांच होना चाहिए उसको। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस संदर्भ में उपायुक्त चतरा से मैं बात करूंगा और भरोसा को दिलवाता हूं कि कार्रवाई करवाऊंगा। सोलर जो लाइटिंग वहां पर हुआ, लाइटिंग कंप्लेन मैंने खुद किया था। दरगाह घूमने गया था एक दिन, मैंने देखा कि एक लाइट नहीं जल रहा है, तो हमने पूछा कि किसने लगवाया है, तो बोले पता नहीं चला कि कौन ने लगवाया। लेकिन हम तुरंत नगर पालिका पदाधिकारी जो है उनसे बात किया कि भाई इसको तुरंत ठीक ठाक करेंगे। तो ये आपने जो सवाल उठाया वो सही सवाल है। हम जांच करा के दोषी लोगों पर, दोषी संवेदक हो या अधिकारी को करना चाहिए। हम लोग का प्लांट लगा था, तो प्लांट लगाने के लिए था कि कचरा, शहर का कचरा तालाब में नहीं आना था। तो पिछले बरसात में देखा गया कि जो जाली लगा हुआ था नाली पे, उस जाली में कचरा फंस गया और पानी पूरा ओवरफ्लो करके अगल बगल घरों में घुस गया। मजबूरी में हम लोगों ने वो जाली तोड़वा दी, जिसके कारण उस समय जाली तोड़वा दिया क्योंकि पानी पूरा भर गया था घरों में। तो फिर देखा गया कि जाली रहने के कारण कचरा जम रहा है, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो कर रहा है, इसीलिए हम लोग हटा दिए। अब जाली नहीं होने के कारण सारा कचरा अंदर तालाब में जा रहा है। उससे भी हम लोग रेगुलर साफ करवाएंगे, बट वर्तमान में अभी बरसात आने से पहले हम लोग नाली पे विशेष ध्यान दिए हैं। नाली साफ होने के उपरांत हम लोग तालाब पे सारे कचरे को साफ कराने की प्रक्रिया करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।